जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए नंबर सिस्टम का क्लास 2 लेके आप लोग बीच आ चुका हूँ। उम्मीद करते हैं क्लास 1 ज़रूर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो एमसीक्यू होगा सारा सारा एमसीक्यू क्लास 1 से रिलेटेड होगा। क्लास 1 में आप लोग को सारा कुछ बेसिक से एडवांस सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लास दिए हैं, उसमें एमसीक्यू नहीं दिया था। ठीक है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था, इसीलिए क्लास 1 ज़रूर जाके देख लीजिए। उसमें बहुत सारा डाउट आप लोग का क्लियर होगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए उसी से रिलेटेड सारा आज आज का एमसीक्यू रहेगा। पूरा बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है और जेटेड का पैटर्न जो रहेगा इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो इस वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए सीधा चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। न बोला है कौन सा कथन असत्य है, सो हमको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है √5 एक काल्पनिक संख्या है। अब देखिए फर्स्ट आ गया काल्पनिक संख्या। हमको बताइए कि काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। हमको आपको बताए थे दशमलव पद्धति में, बताए थे दशमलव पद्धति कितना टाइप का होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का आपको बताए थे। 2 टाइप को बताए थे। फर्स्ट क्या बताए थे, ये बोले थे काल्पनिक, और सेकेंड बताए थे क्या, वास्तविक। वास्तविक बताए थे जिसको रियल बोला जाता है, और इसको इमेजिनरी। ठीक है, आप हमको ये बताइए काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, हमको ये बताइए। ठीक है, अब किसको किसको ये पता है काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको हमको ये बताइए। तो और कौन कौन कमेंट करके एकदम फास्ट बताइए, इसका रिप्लाई दीजिए किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट जरूर आना चाहिए। हम बताते हैं, काल्पनिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, जिसको दर्शाया जा सकता है नंबर लाइन में। ठीक है, लाइन में हम जैसे एक्स रहता है, एक्सिस एक्स डैश डैश रहता है, ये वाई अगर मानते हैं तो इसको वाई डैश मानते हैं। तो लाइन में जो नंबर दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको नहीं दर्शा सकते हैं इसको इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक भी वही हो गया, वास्तविक हो गया जिसे जिसे रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जिसे दर्शाया जा सकता है उसको कहते हैं काल्पनिक वास्तविक संख्या। जिसको नहीं दर्शा सकते हैं उसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया। संख्या रेखा उसी को कहते हैं, संख्या रेखा जैसे नहीं डिनोट करते हैं हम लोग संख्या रेखा, जैसे 0 रहता है, 1 2 3 -1 -2। तो इस लाइन में जिसको हम दर्शा सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। और जिसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि इस लाइन में कहीं होगा उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। ठीक है, जिसको वही बोलता है। तो देखिए काल्पनिक का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग को हम बताए थे कि रूट में माइनस लगा हो, जिसके रूट में माइनस लगा हो हमेशा समझ जाइए वो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। जैसे रूट हो गया 5 हो गया, रूट लिख दिए 3 हो गया, इसको कल्पना कर सकते हैं, इसको लाइन में दर्शा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो वही पूछा है, रूट है, रूट के अंदर माइनस लगा हुआ, ये काल्पनिक संख्या है, मतलब ये जो बोला गया है मेरा सत्य है। सत्य। सेकंड चलते हैं, 63/45 लेते हैं, 63/45। अब इसको हम बताइए कि क्या है इसमें। अब हम आपको बताए थे, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, अंश और हर, फ्रैक्शन नहीं होता है अंश और हर। और हम बताए थे अगर हर में क्या बताए थे हमको बताइए। तो हर में आपको हम बताए थे, हर में अगर 2 5
या तो 2 तथा 5 दोनों अगर नीचे उसी का सिर्फ वही रहेगा, उसी का मल्टीपल रहेगा, तो समझ जाइए वो जो फ्रैक्शन है वो शांत है। और 2 5 के अलावा अगर तीसरा कोई भी संख्या आ जाएगा उसके मल्टीपल में, तो समझ जाइएगा वह अशांत है। बस इसी को ध्यान में रखिए। जैसे हम बोल दिए 1 बाय हम लिखे 5 आ गया, मतलब ये शांत है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ 1 बाय 2, ये भी क्या है मेरे पास, शांत है। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। आज जैसे आ गया 1/3, इसको शांत है, 3 आ गया, इसलिए यह शांत है। ठीक है, या तो 1/5 इंटू 2, मतलब 5 भी आ गया 2 भी आ गया, दोनों भी आएगा तो चलेगा। सिंगल नंबर रहेगा तो पर भी चलेगा, दोनों नंबर आ जाएगा तो पर चलेगा, मतलब ये भी शांत रहेगा। ठीक है, नीचे 2 नंबर के अलावा तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जहाँ तीसरा नंबर आ गया अशांत हो गया। तो क्या है 63 बाय क्या बोला है, 63/45। 45 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 45 को इसको डिवाइड करिए 3 से पहले, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 15 3 45, 7 3 से काटेंगे 7 3 21, 3 से काटेंगे 5, मतलब कितना आ गया 7/5 आ गया। 7/5 आ गया, तो हमको ये बताइए 7/5 क्या हो गया, 7/5 क्या, ये क्या हो गया 5 आ गया नीचे, मतलब ये नंबर टोटल क्या हो गया, शांत हो गया मेरे पास। ठीक है, ये शांत हो गया, मतलब ये, और ये जो लिखा हुआ है शांत है, ये मेरा सत्य लिखा हुआ है। समझ गए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्या बोल रहा है, सो अब सी समझिए हमको। सी क्या, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब हमको बताइए, 2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या 2 मेरे पास क्या, हमको फर्स्ट बताइए √2 किसको क्या बोलते हैं। रूट आपको पता है, √2 क्या है, क्या परिमेय है, क्या परिमेय है, ये तो आपको पता है। आप देखिएगा, आप क्लास 1 से रिलेटेड कैसे है सो आप समझिएगा। जो देखेंगे क्लास 1 उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन करने में। आप देखिए फर्स्ट बोले थे, हम बोले थे दशमलव पद्धति कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। काल्पनिक बताए थे, काल्पनिक, और ये बताए थे वास्तविक बताए थे। और फिर आप बताते वास्तविक 2 टाइप का हो जाता है। वास्तविक 2 टाइप का हो जाता है, क्या होता है, वो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय, ठीक है, परिमेय जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q = 0 होगा, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको अपरिमेय कहते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसके अंदर आया, वास्तविक संख्या के अंदर आया। दोनों भाग तो वास्तविक संख्या का भाग है। तो वास्तविक संख्या को जब हम संख्या रेखा के अंदर दर्शा सकते हैं, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा के अंदर दर्शा सकते हैं। हम क्या बोले थे, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के अंदर दर्शाया जा सकता है, काल्पनिक को नहीं दर्शाया जा सकता। लेकिन वास्तविक को जब दर्शा सकते हैं, वास्तविक का ही भाग है वो परिमेय अपरिमेय, मतलब इसको भी दर्शाया जा सकता है। मतलब मैं जो √2 है संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ये भी लिखा गया है, साहित्य बोला गया है। समझ गए, मतलब 1 भी सही है, 2 भी ऑप्शन सही है, सी भी ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त में असत्य हमको पूछा, उपरोक्त में कोई नहीं है सत्य, सारा सत्य है। समझ गए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा क्वेश्चन करने में। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मेरा वीडियो पर जुड़े रहें, अंत तक जरूर देखें, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा जो कोई टीचर नहीं कराता ऐसा चीज़। ठीक है, ये बेसिक है, नंबर सिस्टम का ये बेसिक है, बेसिक ही कोई नहीं कराता है, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है जो लड़का सब छोड़ के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 0 ना ही सम पूर्णांक है ना ही विषम पूर्णांक है। ठीक है, आप देखिए पूर्णांक आ गया। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट फिर -1 -2 -3, इस टोटल संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक को डिफाइन करने का 2 मेथड है। ठीक है, पूर्णांक को 2 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पूर्णांक एक पूर्णांक को डिवाइड किया गया है
दो में, एक होता है सम पूर्णांक, एक होता है विषम पूर्णांक, ठीक है। और सेकेंड बार पूर्णांक को डिफाइन किया गया है धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, और लास्ट हो गया क्या चीज, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है जीरो, ठीक है। आप हमको बताइए, आप देखिए एकदम ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। हम क्या बोले, पूर्णांक को दो तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, एक पूर्णांक यहाँ, एक पूर्णांक इधर है, ठीक है। एक पूर्णांक को डिफाइन करने के लिए दो टाइप का होता है, सम पूर्णांक होता है, एक विषम पूर्णांक होता है। और एक पूर्णांक को डिफाइन करने के लिए एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है और सेकेंड एक जीरो होता है। जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, जीरो को लिख सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक, दोनों में नहीं है। ना तो धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं जीरो को, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं जीरो को। यहाँ तो समझ गए। तो क्या बोला है, बोला जीरो ना तो सम पूर्णांक है ना तो विषम पूर्णांक। अब आपको हम बताइए, ये हमको बताइए, कोई भी दो सम संख्या को ऐड करने पर क्या आता है, सम आएगा या विषम आएगा, सम आएगा। एलवेज सम, कोई भी दो नंबर को ऐड कीजिए सम नंबर पे, 8 + 6 14 सम आ गया, 2 + 4 6 सम आ गया, 14 + 16 कितना हो गया 28, ये सम आ गया, मतलब 30 होगा, सम आ गया। मतलब एलवेज भी सेम, दो नंबर अगर इवन नंबर को ऐड करने पर हमेशा एलवेज क्या होगा, इवन नंबर ही देगा, ठीक है। तो आप देखिए सम नंबर किसे कहते हैं, जो दो से डिवाइड होगा उसे सम नंबर कहते हैं। मतलब 2 4 6, इसे टोटल क्या है सम नंबर। तब -2 -4 -6 ये भी तो सम नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये भी इवन नंबर है, ये भी ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो दो से डिवाइड नहीं होगा, जब 1 3 5 7 डॉट 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 -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है मेरे पास ऑड नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है। तो दो को सम को ऐड, दो इवन नंबर ऐड करने पर हमेशा इवन नंबर देगा। तो हम देखते हैं इसको, 2 को ऐड करते हैं -2 में, 2 भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों ऐड करते हैं तो क्या होगा 2 - 2 = 0। तो इसको, इस सम है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो ये भी मेरे पास क्या आएगा इवन है। मतलब ये पता चल गया कि जीरो मेरे पास है सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक हो गया। और एक तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लस आप बोलिएगा सर थ्री तो विषम है, 3 + -3 करेंगे ये भी जीरो आएगा, मतलब विषम पूर्णांक हो सकता है। हाँ, आपका बात कहना सही है। तो एक कंडीशन ये हो गया सम को डिफाइन करने का। सेकेंड आप देखिए, 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद जीरो डिवाइड होना चाहिए, 0/2 डिवाइड करेंगे कितना होगा, जीरो देगा, जीरो देगा। तो इसीलिए क्या है, जीरो देगा मतलब सम पूर्णांक आ गया, जीरो तो मेरा डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो क्या लिख सकते हैं, जीरो ना ही सम पूर्णांक है ना ही विषम पूर्णांक है। ना तो सम पूर्णांक इसको बोल सकते हैं, ना ही विषम पूर्णांक बोल सकते हैं। जो लिखा गया है इसमें मेरे पास क्या सत्य है या असत्य है, जो लिखा गया है मेरे पास सत्य है या असत्य है, असत्य है। जीरो ना तो सम पूर्णांक है ना तो विषम पूर्णांक है, जीरो ना तो सम पूर्णांक। आप देखिए जीरो को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 0 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। तो मेरे पास लिखा है जीरो ना ही सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक नहीं है, ना ही विषम पूर्णांक है, ना ही विषम पूर्णांक। ये जो लिखा गया है मेरे पास सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है, जो बी है कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है क्लास जो बी है। 6 एक संपूर्ण संख्या है। अब हमको बताइए संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हमको कमेंट करके बताइए किसको किसको पता है, ठीक है। अब देखिए किसी को पता नहीं होगा शायद, हमको लग रहा है
इसका डिफिनेशन संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जाकर देख सकते हैं सीटेट में। ठीक है, बोला है स्वयं, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर बाकी गुणन खंडों का योग, गुणनखंडों का योग संख्या होगा, संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलते हैं, जैसे हम लेते हैं 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, एक 4 होगा। स्वयं संख्या नहीं लेना है। ठीक है, स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, ठीक है, स्वयं संख्या को छोड़कर लिखा गया, स्वयं को छोड़ दिए, उसके बाद संख्या क्या बच रहा है, 1 + 2, ऐड करने के बाद 4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए स्वयं संपूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 5 लेते हैं, 5 का क्या है, 1 और 5 दो में है, 1 या 5 नहीं आ रहा है। जैसे 6 लेते हैं, 6 को करते हैं, देखिए 6 को करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और एक 6 है। 6 को तब स्वयं संख्या नहीं लेना है, बचा कितना, 1 + 2 + 3 = 6 आ गया, मतलब 6 मेरे पास क्या है, संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पर 6 संपूर्ण संख्या है, तब बोला गया सो सही है। जिसे आप देखते हैं, एक तो होता है 28 होता है संपूर्ण संख्या। ठीक है, 28 का देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 7 चौक 28, 7 है, 14 है, 28 है। ठीक है, 28 को हमको लेना नहीं है, आप देखते हैं इसको ऐड करना है, 14 और 7 11, 11 4 15, 15 और 3 नहीं, 14 7 21, 21 और 4 21 4 25, 25 और 3 28, 28 आ गया, मतलब 28 भी संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, समझ में आ गया। एक संपूर्ण संख्या, स्टार्टिंग संपूर्ण संख्या 6 होता है, उसके बाद 28 होता है, उसके बाद 4 9 6 होता है, उसके बाद सीधा होता है, बहुत आगे होता है 8128, बस यही होता है संपूर्ण संख्या। उसके बाद इसके अंदर बहुत है, 17,000 के आसपास होगा। ठीक है, तो 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, 8128 होगा। ये जो है मेरे पास संपूर्ण संख्या कहते हैं। आप समझ गए संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब स्वयं को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होगा, उसी को संपूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब इस 6 संपूर्ण संख्या है, मेरे पास लिखा हुआ सत्य है। ठीक है, सेकंड चलते हैं। अब क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। क्या है, 1 ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। जो लिखा गया है भाज्य और अभाज्य, क्या बताइए, भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, आप बताए थे पूर्णांक को बताए थे, एक पूर्णांक बताए थे सम और विषम में बांटे थे, एक बताए थे धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक एक ऋणात्मक और एक 0। ठीक है, 0, और फिर यहाँ से आ गया तो धनात्मक को बांट दिए थे भाज्य, अभाज्य और एक बांट दिए थे 1 को। ठीक है, भाज्य वैसी संख्या कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जिसका 2 से ज़्यादा हो। जैसे हम 6 रहते हैं, 6 का क्या है फैक्टर, 1 भी है, 3 भी है, एक 6 भी है, 2 से ज़्यादा 3 हो गया। इसी तरह से 4 ले सकते हैं जिसका 1 है, 2 है, 3 है। 2 से ज़्यादा जिसको फैक्टर है उसको भाज्य कहते हैं। जिसका 2 है, एक जिसका 2 है फैक्टर, एक और एक स्वयं है। जैसे 3, इसका क्या है, 1 और 3 खुद है, 7 1 और 7 खुद है, फिर 11 1 और 11 खुद है, इसीलिए इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य समझ गए। 1, तो 1 देखिए, 1 कौन सा कैटेगरी फॉलो करता है, भाज्य का रूल फॉलो करता है या अभाज्य का रूल फॉलो करता है, आप हमको ये बताइए। 1 ना तो भाज्य के अंदर आएगा, 1 ना तो अभाज्य के अंदर आएगा, क्योंकि भाज्य के होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, एक का तो सिर्फ 1 ही है। ये इसका
फैक्टर तो एक ही है, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो सकता है। अभाज्य के लिए तो दो दो चाहिए, दो तो है ही नहीं, सिंगल है वन, इसीलिए वन को ना तो भाज्य के अंदर रख सकते हैं ना तो अभाज्य के अंदर रख सकते हैं। मतलब ये जो बोला गया वन ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, ये मेरे पास सत्य बोला गया है, ये भी मेरे पास सत्य है। ठीक है, ये भी मेरे पास सत्य हो गया, ये भी मेरे पास सत्य हो गया, मैं तीनों मेरे पास सत्य हो गया। अब चलते हैं क्या है, अब चलते हैं डी। डी जो है, अब देखिए डी क्या है, जीरो एक धनात्मक संख्या है। अब हमको बताइए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। हम धनात्मक यहाँ बोले थे, एक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो। तो जीरो जो है ना तो धनात्मक के अंदर रख सकते हैं ना तो ऋणात्मक के अंदर रख सकते हैं। जीरो एक उदासीन है, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, क्या है, उदासीन है, उदासीन है। ठीक है, तो क्या है, जीरो एक धनात्मक संख्या है, नहीं, जीरो एक धनात्मक संख्या नहीं है, मतलब ये क्या है मेरे पास, असत्य है। ठीक है, तो ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया, ये असत्य हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, देखिए क्या पूछा है, सत्य पूछा, नहीं सत्य नहीं, असत्य कर लीजिए आप लोग। कौन सा असत्य, असत्य मेरे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ऐसा ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़िए, ऐसा नहीं कि खाली टिक लगाते चल जाइए, आगे क्वेश्चन बढ़ते चल जाइए, ऐसा कुछ कुछ होने वाला नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने के लिए आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर तो वही वही सोचेगा ना कि टीचर है, टीचर को बेसिक से नॉलेज होगा नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सोचिएगा अरे इतना इजी क्वेश्चन कौन पढ़ता है, इतना सबको पता है, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चन में आपको फंस जाइएगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय आपको बता दिए थे, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। ठीक है, परिमेय अपरिमेय होता है। परिमेय जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हो सकता है, ये बोला था। अब हमको बताइए कि पाई क्या है। ठीक है, पाई क्या है, सो बताइए। पाई 22/7 और √9। चलिए हमको ये पहले बताइए, ऑप्शन नंबर पर हमको डी बताइए थे क्या होता है, √3। अभी अभी जस्ट बताए थे इसके बारे में। विषम पूर्णांक के क्या बोले थे, 1 3 5, इसे सब विषम है, -1 -3 -5, ये क्या है विषम में। तो -3 विषम पूर्णांक लिखा है, मतलब ये सही सही लिखा है, -3 विषम पूर्णांक ये सही लिखा है। हमको पूछा कि कौन सा अपरिमेय है, ये अपरिमेय तो नहीं होगा, ये परिमेय के अंदर होगा, ये परिमेय होगा और विषम पूर्णांक होगा, अपरिमेय नहीं हो गया। ऑप्शन के अंदर ये गलत है, लेकिन -3 पूर्णांक संख्या ही सही लिखा गया। √9 √9 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, 3 3 मेरे पास पे क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा, ये भी लिखा है अपरिमेय संख्या, मतलब ये भी गलत लिखा गया। 22/7 एक अपरिमेय संख्या। आप देखिए 22/7 बोला जाता है, यह परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ठीक है, और जो इसको इसीलिए ये हो गया परिमेय संख्या, रेकरिंग है। ठीक है, नॉन रेकरिंग रहता तो अपरिमेय संख्या होता, रेकरिंग है इसलिए परिमेय संख्या हो गया। मतलब ये जो लिखा गया ये भी मेरे पास गलत लिखा गया, और जो पाई लिखा है ये अपरिमेय संख्या, ये मतलब ये मेरे पास ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि पाई जो है, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है लेकिन ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है, इसीलिए पाई को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन स्पीड करने के पहले स्पीड भी हम क्या आएगा, 1 मिनट में तुरंत ऐसा सही कर देंगे, नहीं इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बी होगा, आप लोग समझते रह जाइए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको दिमाग में यही बैठाना है कि हमको टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसको क्वालिफाई करेंगे तब हम टीचर में बैठ सकते हैं। मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करे उसके दिमाग में है कि टीचर बनेगा मतलब उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और एग्जाम हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आज बात मेरा लिख के रख लीजिए, एग्जाम जब होगा तब हमसे बोलिएगा। इसीलिए बेसिक पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। यदि हम दो, यहाँ दो लिख लीजिए, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी। दो अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो क्या होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे √5 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, √5 का अपरिमेय संख्या, दोनों से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। और √5 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, √15, √15 क्या होगा, इसका निकलेगा, परफेक्ट नहीं निकलेगा, या परिमेय संख्या हो गया। मतलब हम दो अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है या परिमेय भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। हमेशा परिमेय नहीं, ऑलवेज परिमेय होगा, ये नहीं अपरिमेय आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा अपरिमेय होगा, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है, हाँ अपरिमेय अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है ना, दोनों। ये क्या है, दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई किए तो क्या परिमेय संख्या हो गया, दो अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई किए तो अपरिमेय संख्या हो गया, मतलब अपरिमेय भी आ गया अपरिमेय भी आ गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टोटल बेसिक चीज़ आपका क्लास 1 में बता चुकी हैं, आप क्लास 1 जाकर तो देखिए, क्लास 1 देख के आइएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला है -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या कौन सा है। आपको क्या बताए थे, दो परिमेय संख्या के अंत में, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकता है और अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या या अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में देखना है कि कौन सा दो है जो इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए तो दशमलव में लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 0.18 चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1.2 मीन्स 0.5 तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए लेते हैं। ये क्या है, 2/6 और है 3/5। 2/6 को लिख सकते हैं 1/3, 1/6 को 3 को क्या लिखते हैं 0.333। और देखिए 0.33 इसके बीच में आ जाएगा, 0.3 आएगा तब नहीं, 0.4 आएगा तब 0.5 आएगा, मतलब ये तो इसके अंदर आ जा रहा है, ये तो आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन 3.5 को क्या लिखते हैं 0.6, और 0.6 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 के बाद 0.6 आएगा, इधर आएगा 0.6, मतलब ये इसके अंदर नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बी है -2/6 और है 2/6। इसको माइनस में लिख सकते हैं -0.333, और इसको लिख सकते हैं 0.333, ठीक है। मतलब माइनस इसके अंदर तो लाइक करेगा, माइनस इसके अंदर लाइक करेगा नहीं, -3 आया होगा तब -4 गया होगा, -5 गया होगा तब -6 आया होगा, मतलब ये तो इसके अंदर चल जाएगा, ये मेरे पास सही है। और ये क्या है 1, ये भी तो आ जाएगा इसके अंदर, 0.3 आया होगा तब 0.4 आया होगा तब 0.5 आया होगा, मतलब ये भी इसके अंदर आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास दोनों सही है। मतलब ये जो है ये फ्रैक्शन जो भिन्न है इसके अंदर आ जाएगा, और ये दोनों जो है परिमेय संख्या के अंदर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। सी क्या होगा, -1/6 और 4/6। 4/6 को लिख सकते हैं 2/3, 2/3 को लिख सकते हैं 0.666 लिख सकते हैं। पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में 0.5 पे है, 6 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा।
अब डी चलते हैं। डी में देखिए 5.2 5/2 है, 5/2 को लिख क्या सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। ढाई ढाई तो यहाँ 0.5 ही का बात कर रहा है, ढाई तो बहुत आगे हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही दो फ्रैक्शन है जो इसके अंदर अंदर आएगा, और एक दोनों जो है परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बताइए, आज आप लोग को यहीं तक रखते हैं। जितना हम थ्योरी बताए थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू सारा आज करवा दिए हैं। अब कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं इस चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, आपको बिल्कुल फ्री चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस इसी तरह सारा कुछ बताया जाएगा। चैप्टर वाइज बताने के बाद तुरंत एमसीक्यू उस चैप्टर का लाया जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट जिसको बोलते हैं, वो भी हमेशा रेगुलर मिलते रहेगा आप लोग को। एक दिन भी ब्रेक नहीं होगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। मेरा चैनल में जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल फ्री में सारा प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।